हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 14वां वीडियो है और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है विद्युत अपघटय, या विद्युत अपघटय को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आज हमें विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर विद्युत अपघटय क्या विद्युत से संबंधित है? तो मेरा उत्तर होगा कि हाँ, संबंधित है। देखो कैसे। मान लो मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक रासायनिक पदार्थ है NaCl। क्या है? NaCl। जब आप NaCl को पानी में घोलते हो, आप इस NaCl को पानी में घोल लो। आप जैसे ही आप पानी में इसे घोल दोगे तो ये आयनों में टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा आयनों में? ऐसे देखो, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। इसका मतलब NaCl को पानी में घोलने पर वो आयनों में टूट जाता है। NaCl को पानी में घोलने पर हमें मुक्त आयन प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से यदि ये NaCl है और मैं इसे गर्म कर दूं, तो गर्म करने का मतलब इसे मैं गलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे मैं पिघलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आप NaCl को गर्म करते हो तो ये गलित अवस्था में जब आ जाता है, तो गलित अवस्था में भी आपको इस प्रकार आयन मिलेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरीके से जैसे हमने एक एग्जाम्पल NaCl का लिया, हमने बताया कि NaCl का जलीय विलयन यानी NaCl को जब आप पानी में घोलते हो तो भी आपको मुक्त आयन मिलते हैं, यानी NaCl आयनों में टूट जाता है। और यदि आप NaCl को गर्म करते हो तो भी वो आयनों में टूट जाता है। तो ऐसे जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो या तो पानी में घुलने पर आयनों में टूट जाते हैं और या फिर उन्हें गर्म करने पर यानी वो गलित अवस्था में आने पर आयनों में टूटते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जैसे नमक है, NaCl का एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ, ठीक है। समझ में आई ना बात? तो यदि आपसे कोई पूछता है विद्युत अपघटय किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर, और जल की जगह कोई ध्रुवीय विलायक भी लिख सकते हो आप, ध्रुवीय विलायक, क्योंकि आपको पता है जल एक ध्रुवीय विलायक है, पता है ना सबको। तो वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर या गलित अवस्था में जल में घुलकर या गलित अवस्था में क्या करते हैं? आयनों में टूटते हैं, कौमा विद्युत अपघटय कहलाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघटय। यदि कोई भी आपसे पूछेगा विद्युत अपघटय किसे कहते हैं, तो आपको बताना है वे रासायनिक पदार्थ जो या तो पानी में घुलकर आयनों में टूट जाएं या फिर गलित अवस्था में आयनों में टूट जाएं, उन सभी रासायनिक पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत अपघटय, ठीक है। इसके उदाहरण भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि जितने भी अम्ल हैं वे सभी अम्ल विद्युत अपघटय होते हैं।
क्योंकि किसी भी अम्ल को आप पानी में घोल दोगे तब भी वो आयनों में टूटेगा, और यदि किसी अम्ल को आप गर्म करोगे, उसे गलित अवस्था में ले आओगे, तब भी वो आयनों में ही टूटेगा। इसका मतलब जितने भी अम्ल हैं वे सभी विद्युत अपघटय होते हैं। और इसके अलावा क्षार भी विद्युत अपघटय होते हैं, एवं लवण, जितने भी लवण हैं वे भी सब विद्युत अपघटय होते हैं। तो विद्युत अपघटय के उदाहरण यदि कोई आपसे पूछता है तो विद्युत अपघटय के उदाहरण में आपको बताना है अम्ल, क्षार और लवण, ये तीनों क्या है, विद्युत अपघटय ही हैं। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, चलो एक हेडिंग लिखेंगे, नोट में एक बात सीखो ज़रा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया कि कोई भी रासायनिक पदार्थ आपके पास है और उस रासायनिक पदार्थ को आप पानी में घोल के देख लो, यदि पानी में घुलने के बाद वो आयनों में टूटता है तो हम उसे विद्युत अपघटय कहेंगे, यानी वो आयनित होता है तो हम उसे विद्युत अपघटय कहेंगे। या फिर आप उसे गर्म करके गला दो और गलाने के बाद यदि वो आयनों में टूटता है तो हम उसे विद्युत अपघटय कहेंगे। अब यूँ बताओ सर, क्या यहाँ कहीं विद्युत का जिक्र आया है? विद्युत के बारे में तो आपने कोई बात ही नहीं करी, फिर इनका नाम विद्युत अपघटय क्यों है? इसका कारण पता क्या है? देखो नोट में मैं समझाऊंगा, पहले एक बात समझ लो। मान लो आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है, एक बड़ा सा बर्तन है और ये प्लास्टिक का बर्तन है, मान लो कैसा बर्तन है, प्लास्टिक का, और इसमें हमने शुद्ध जल भर दिया। क्या भरा? शुद्ध जल, जिसे आप कहते हो डिस्टिल्ड वाटर, या हिंदी में कहते हैं आसूत जल, आसूत जल। तो शुद्ध जल में यदि आप एक प्लेट इधर लगाओगे, धनावेशित प्लेट लगाई आपने और इधर लगाई आपने ऋणावेशित प्लेट, तो बेटे शुद्ध जल में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ में भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हमने तो आज तक यूँ सुना था कि पानी में करंट चलता है, और आप कह रहे हैं कि पानी में करंट नहीं चलता। जिस पानी में करंट चलता है ना, वो शुद्ध जल नहीं होता, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, जिसे आप कहते हो कठोरता। और जो पीने का पानी होता है ना, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर में भी मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स माने खनिज लवण, और खनिज लवण क्या हैं? एक प्रकार की जल में अशुद्धियां हैं, और उन अशुद्धियों के आयनों में टूटने के कारण हमें मुक्त आयन मिल जाते हैं पानी में, और वे मुक्त आयन ही करंट को सप्लाई करने का काम करते हैं। इसलिए ड्रिंकिंग वाटर में करंट चल सकता है। यदि आपके पास केवल H2O है, यानी शुद्ध जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, आसूत जल है, तो उसके अंदर कभी भी करंट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बच्चे सोचते हैं कि सर H2O जो है वो H2O इस तरीके से आयनों में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यदि आपने इसमें पानी भर दिया बहुत सारा, तो उससे भी तो आपको मुक्त आयन मिलेंगे, और वो मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेंगे। तो मेरा जवाब होगा कि जल के लगभग 50 से 60 लाख अणुओं में से एक अणु टूटता है इस तरीके से। और जब 50 से 60 लाख अणुओं में से एक अणु ऐसे टूट रहा, तो इसका मतलब तो वो 1% भी नहीं टूट रहा है। यदि आपने यहाँ 50 या 60 लाख अणु पानी के भर दिए, उनमें से एक अणु टूट गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो आपको एक H पॉजिटिव मिल गया, एक OH नेगेटिव मिल गया आपको। तो ये एक H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन कितना करंट सप्लाई कर देंगे? कुछ भी नहीं करने के हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ये एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। इसके 50 से 60 लाख अणुओं में से केवल एक अणु ही आयनों में टूटता है। ठीक है, तो यदि आपने इसमें शुद्ध जल भरा, तो शुद्ध जल क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा, उसमें करंट सप्लाई नहीं होगा आसूत जल में। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने मान लो इसके अंदर डाल दिया NaCl डाल दिया, तो आपको पता है NaCl जैसे ही आप इसमें डाल लोगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यदि आपने नमक के इसमें 10,000 अणु डाले, भाई एक अणु कितने आयनों में टूट रहा है? 2 में। और यदि 10,000 अणु आपने डाल दिए तो कितने आयन बनेंगे? 20,000। 20,000 में से बहुत सारे तो होंगे Na पॉजिटिव आयन और बहुत सारे होंगे Cl नेगेटिव आयन, यानी 10,000 तो होंगे Na पॉजिटिव, 10,000 Cl नेगेटिव। अब क्या है कि जब NaCl था
तो आयन तो जब भी थे उसके अंदर, पर इन दोनों आयनों के बीच में क्या था, बॉन्ड था। ये दोनों आयन बॉन्ड से जुड़े हुए थे जब नमक ठोस अवस्था में था। और जब आपने इसे पानी में घोल दिया तो पानी में घोलने के बाद क्या हुआ कि ये बॉन्ड टूट जाता है बीच का, और बीच का बॉन्ड टूटने के कारण धन आयन और ऋण आयन हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम कहते हैं मुक्त आयन। अब मुझे यूँ बताओ कि ये जो धन आयन हैं जितने भी होंगे इसमें सारे ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो धन आयन ऋणावेशित प्लेट की तरफ गति करेंगे और ऋण आयन धनावेशित प्लेट की ओर गति करेंगे। इसका मतलब ये है कि शुद्ध जल में नमक घोलने से जो मुक्त आयन हमें प्राप्त होते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये विपरीत आवेश वाली प्लेट की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। और आवेश यदि प्रवाहित हो रहा है तो बेटे आवेश प्रवाहित होने की दर को ही तो हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बच्चों का जवाब होता है आवेश प्रवाहित होने की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। या एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इससे हमें एक बात पता चली कि जब किसी विद्युत अपघटय को आप पानी में घोल दोगे तो आपको मुक्त आयन मिलेंगे, क्योंकि वो विद्युत अपघटय आयनों में टूटेगा। और जब आपको मुक्त आयन मिलेंगे, ये भी मुक्त आयन है, ये भी मुक्त आयन है, ये दोनों मुक्त आयन इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड टूट चुका है, ये फ्री हो चुके हैं, एक दूसरे से मुक्त हो चुके हैं। और ये मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और होती है, और इसलिए इसका नाम विद्युत अपघटय है। तो विद्युत अपघटय की एक परिभाषा बुक्स में और लिखी हुई है कि वे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो परिभाषा को कि वे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत अपघटय। अब यहाँ नमक को केवल पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नमक को एक बड़े से बर्तन पर रखो और गर्म कर दो, तो गर्म करने से भी क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, क्योंकि गर्म करने से आप इस बॉन्ड को एनर्जी दोगे, और जब भी एनर्जी देते हैं तो बॉन्ड टूटता है। और यदि बॉन्ड टूट जाएगा तो नमक क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, गल जाएगा। और जैसे ही नमक गलित अवस्था में आ जाएगा तब भी तो ऐसा ही होगा, ये बॉन्ड टूट गया, तब भी आपको मुक्त आयन मिल जाएंगे। तो किसी भी विद्युत अपघटय को या तो पानी में घोल दो और या फिर गर्म करके उसे गला दो। पानी में घोलने पे भी आपको मुक्त आयन मिलेंगे और गलाने पे भी आपको मुक्त आयन मिलेंगे। और ये मुक्त आयन जैसे ही मिलते हैं तुरंत वो विलयन विद्युत अपघटय का या फिर वो गलित अवस्था में विद्युत अपघटय विद्युत का सुचालक हो जाता है, फिर उसमें करंट सप्लाई हो सकता है या होने लगता है। इसलिए यहाँ विद्युत से संबंधित है विद्युत अपघटय। ठीक है, तो नोट में मैं आपको एक बात बता रहा, ध्यान से समझना ज़रा। नोट में आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो वे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन या जो गलित अवस्था में क्या होते हैं बताओ, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, मेरे साथ साथ लिखा करो आप अपनी कॉपी में, विद्युत के सुचालक होते हैं, कॉमा विद्युत अपघटय कहलाते हैं। ठीक है, बताओ समझ में आई क्या बात। मतलब आपको ध्यान रखना है कि या तो आपके पास विद्युत अपघटय पानी में घुला हुआ होना चाहिए
और या तो विद्युत अपघटक गला हुआ होना चाहिए। इन दोनों अवस्थाओं में ही ये क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत अपघटक कहते हैं हम। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा लिखवाई मैंने नोट में। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी पेपर सेटर एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है, एक और लिख लो हेडिंग नोट। क्वेश्चन ये पूछता है कि विद्युत अपघटकों के जलीय विलयन या विद्युत अपघटक गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। तो आप क्या जवाब दोगे, बताओ क्यों होते हैं। सीधा साधा जवाब है, क्योंकि उनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन। तो यहाँ आप लिखोगे विद्युत अपघटक, नोट में लिखते हैं विद्युत अपघटक, विद्युत अपघटक गलित अवस्था में, विद्युत अपघटक गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में। विलयन अवस्था का मतलब पानी में घोल रखा है आपने, या विलयन अवस्था में, या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं, विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं, बताओ क्यों होते हैं। क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं। क्योंकि उनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। तो कोई भी विद्युत अपघटक विद्युत का सुचालक केवल दो अवस्थाओं में ही हो सकता है, या तो आपने उसे पानी में घोल रखा हो, या तो आपने उसे गर्म करके गला रखा हो। ठीक है, पर यदि मैं बात करूं कि कोई भी विद्युत अपघटक ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक क्यों नहीं होता है, तो सीधा साधा जवाब है कि ठोस अवस्था में मुक्त आयन नहीं पाए जाते। आयन तो पाए जाएंगे पर मुक्त आयन नहीं पाए जाएंगे। यदि आप एक प्लास्टिक के बड़े से बर्तन में या टब में या ट्रे में बहुत सारा नमक भर लो, चाहे वो पिसा हुआ नमक हो या साबुत नमक हो, और उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करो, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि नमक अर्थात Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों के बीच का बॉन्ड टूटा नहीं है। और यदि बॉन्ड नहीं टूटा है तो ना तो Na पॉजिटिव आयन गति करने के लिए स्वतंत्र है और ना ही Cl नेगेटिव आयन गति करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वे आयन तो हैं पर मुक्त आयन नहीं है। यदि आप किसी तरीके से उसे मुक्त आयन में बदल देते हो तो वे मुक्त आयन करंट को सप्लाई कर लेंगे, पर ठोस अवस्था में तो मुक्त आयन आपको प्राप्ति नहीं होने के। मुक्त आयनों में बदलने के लिए या तो आपको उस नमक को पानी में घोलना पड़ेगा, जब वो बॉन्ड टूटेगा उनके बीच का, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का, और या फिर आप उस नमक को गर्म करके गला दोगे, उसका बॉन्ड तोड़ दोगे, एनर्जी दे देगे, तब आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मुक्त अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं चलो इस बात को, क्योंकि इस बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर सेटर। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत अपघटक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जबकि विद्युत अपघटक ठोस अवस्था में, विद्युत अपघटक ठोस अवस्था में, विद्युत अपघटक ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं कुचालक, बताओ। क्योंकि उनमें मतलब ठोस अवस्था में, विद्युत अपघटक की ठोस अवस्था में, क्योंकि उनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त आयन नहीं
पाए जाते हैं। तो जहाँ मुक्त आयन मिलेंगे केवल वहीं करंट सप्लाई हो सकता है, और जहाँ मुक्त आयन नहीं मिलेंगे वहाँ करंट सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मुक्त आयन कहाँ मिलेंगे? केवल दो जगह मिलेंगे, या तो आपका विद्युत अपघटय पानी में घुला हुआ हो, और या तो आपका विद्युत अपघटय गला हुआ हो। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो, जल्दी से लिख लिया बेटे? ठीक है, तो ये तो हुआ, आपको अब बिल्कुल पक्का पता चल गया होगा कि विद्युत अपघटय किसे कहते हैं। अब तो समझ में आई होगी ना बात। विद्युत अपघटय वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर यानी जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो गलित अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं। तो या तो आप उसे पानी में घोल लो, या तो आप उसे गर्म करके गला लो। यदि विलयन अवस्था में यानी पानी में घुलने के बाद, या गलित अवस्था में अर्थात गर्म करने के बाद यदि कोई रासायनिक पदार्थ मुक्त आयनों में टूट जाता है तो समझो वो विद्युत अपघटय है। या तो ये वाली परिभाषा आपको लिखनी है एग्ज़ाम में, और या फिर कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बुक में लिख रखा है कि विद्युत अपघटय वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, या फिर जो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं बिल्कुल ठीक है, कोई सी भी परिभाषा आप लिख सकते हो। अगली हेडिंग लिखो, अच्छा एक हेडिंग लिखो, विद्युत अपघटयों का वर्गीकरण। हेडिंग लिखो, विद्युत अपघटयों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। विद्युत अपघटयों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये विद्युत अपघटयों का वर्गीकरण सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक थे फैराडे। फैराडे का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ध्यान रखना कि किसने किया था वर्गीकरण? फैराडे ने। विद्युत अपघटयों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? फैराडे ने किया था। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको थोड़ी सी। अब फैराडे ने बताया कि विद्युत अपघटय होते हैं दो प्रकार के। यहाँ लिख लो सामने, विद्युत अपघटय कितने प्रकार के? दो प्रकार। फैराडे ने बताया कि विद्युत अपघटय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और पहले प्रकार के जो विद्युत अपघटय बताए उनका नाम बताया प्रबल विद्युत अपघटय। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रबल, इधर तो लिखेंगे प्रबल विद्युत अपघटय। एक तो उन्होंने बताए प्रबल विद्युत अपघटय। प्रबल विद्युत अपघटय को आप इंग्लिश में कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और एक उन्होंने बताए दुर्बल, क्या बताए? दुर्बल, वीक, दुर्बल विद्युत अपघटय। इन दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि विद्युत अपघटय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि विद्युत अपघटय मुख्य रूप से या फैराडे के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब देखो कौन से दो प्रकार हैं। नंबर एक प्रबल विद्युत अपघटय और नंबर दो है दुर्बल विद्युत अपघटय। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जरा मैं बीच में एक लाइन खींच लूँ, क्योंकि हमें करनी है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करना है। दोनों को कंपेयर करेंगे हम, प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे दोनों की। ठीक है, देखो यहाँ तो हमने लिखा है प्रबल विद्युत अपघटय या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ हमने लिखा है दुर्बल विद्युत अपघटय या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में अंतर बताता हूँ क्या होता है। प्रबल विद्युत अपघटय का खासियत ये है कि जब आप किसी प्रबल विद्युत अपघटय को पानी में डाल दोगे ना, तो वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा।
और ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटेगा। पूर्ण रूप से टूटने का मतलब 100%। यदि आपने किसी प्रबल विद्युत अपघटय के 100 अणु डाल लेना पानी में तो 100 के 100 टूट जाएंगे आयनों में, और दुर्बल विद्युत अपघटय के 100 अणु पानी में डाल ले तो 100 में से 1, 2, 3, 4 मतलब बहुत कम परसेंटेज में यह आयनों में टूटेगा। शायद 100 में से 1 भी ना टूटे दुर्बल विद्युत अपघटय में। जैसे मैंने आपको बताया जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है और इसके 50 से 60 लाख अणुओं में से 1 अणु टूटता है, तो इसका मतलब 100 में से तो 1 भी नहीं टूटता है। तो दुर्बल विद्युत अपघटय वो है जो बहुत कम आयनित होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखो आप नंबर एक डाल के लिखो, प्रबल विद्युत अपघटय में जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछता है प्रबल विद्युत अपघटय किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि प्रबल विद्युत अपघटय वे विद्युत अपघटय होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएं, यानी 100% आयनों में टूट जाएं पानी में घुलते ही। और यहाँ लिखेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघटय कौन से विद्युत अपघटय हैं, यहाँ लिखेंगे जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटेंगे वे तो हैं प्रबल विद्युत अपघटय, यानी लगभग पूर्ण रूप से टूटेंगे 100%, वे तो हैं प्रबल विद्युत अपघटय। और जो बहुत कम मात्रा में आयनों में टूटते हैं, यानी जिनकी परसेंटेज टूटने की आयनों में बहुत कम होती है, वे हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। ठीक है, एक बात और बताता हूँ आपको, इसमें भी और इसमें भी। जो प्रबल विद्युत अपघटय हैं ना, इनके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत अधिक होता है। आयनन की मात्रा का मतलब आयनन की प्रतिशतता भी आप कह सकते हो। जैसे 100 अणु डाल ले और 100 के 100 टूट गए आयनों में, ये तो हुई आयनन की मात्रा। और आयनन का वेग का मतलब है कितनी तेज़ी से टूट रहा कोई विद्युत अपघटय आयनों में। तो जो प्रबल विद्युत अपघटय हैं इनके आयनन की मात्रा भी ज़्यादा है, आयनन का वेग भी ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर 2 में हम लिखेंगे आयनन की मात्रा व आयनन का वेग, आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अधिक। जो प्रबल विद्युत अपघटय होगा उसके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत अधिक होगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे आप बताओ, यहाँ आप लिखोगे आयनन की मात्रा व आयनन का वेग बहुत कम, यानी इनके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत कम होता है। किनके? दुर्बल विद्युत अपघटय के। ठीक है, आयनन की मात्रा और आयनन का वेग क्या होता है? बहुत कम, जैसे 1%, 2% या उससे भी कम। ठीक है, नंबर 3, यदि आप प्रबल विद्युत अपघटों की बात करते हो तो इनकी प्रत्येक सांद्रता पर आयनन लगभग पूर्ण होता है, यानी अधिकतम। आपके पास कोई सांद्र विलयन हो या तनु विलयन हो और किसका हो? प्रबल विद्युत अपघटय का, तो प्रत्येक सांद्रता पर वियोजन की मात्रा अधिकतम ही आपको मिलेगी। वो तो 100% ही वियोजित होने का मतलब आयनों में टूटना है उसे। और जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय की बात करें तो सांद्रता घटने पर इनकी वियोजन की मात्रा में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेजी से वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, जबकि इनके ऊपर सांद्रता का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रत्येक सांद्रता पर वियोजन की मात्रा अधिकतम, प्रत्येक सांद्रता पर वियोजन, वियोजन माने टूटना, आयनों में टूटना, वियोजन की मात्रा, इसे आप आयनन की मात्रा भी कह सकते हो, वियोजन की मात्रा अधिकतम। मतलब सांद्रता में यदि आपने परिवर्तन कर दिया तो वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि वो प्रबल विद्युत अपघटय है। वो तो 100% आयनों में टूटने की आदत है उसे, चाहे आप सांद्रता कम रखो या ज़्यादा रखो। पर यदि यहाँ हम बात करें तो जो दुर्बल विद्युत अपघटय है ना, उसके विलयन की सांद्रता यदि आपने घटा दी, यानी उसमें पानी मिलाते जा रहे, यानी उसमें तनुता बढ़ाते जा रहे, सांद्रता घटने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 विद्युत अपघटय हैं और दोनों विद्युत अपघटय के जलीय विलयन हमने तैयार करे और दोनों की सांद्रता घटाई, ठीक है, यानी दोनों में पानी मिलाते जा रहे आप। एक की सांद्रता घटाने पर भी वियोजन की मात्रा प्रभावित नहीं हो रही है, जबकि दूसरे की सांद्रता घटाने पर वियोजन की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। तो बताओ दोनों विद्युत अपघटयों में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय होगा और कौन सा दुर्बल होगा? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सांद्रता परिवर्तन करने पर जिसके वियोजन की मात्रा परिवर्तित नहीं हो रही है, वो अधिकतम ही बनी हुई है, वो प्रबल विद्युत अपघटय होगा। और सांद्रता घटाने पर वियोजन की मात्रा जिसकी तेजी से बढ़ रही है, वो दुर्बल विद्युत अपघटय होगा। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटय तो सांद्रता चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसे तो पूर्ण रूप से आयनित होना है, वियोजन की मात्रा अधिकतम ही दिखानी है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय सांद्र विलयन में वियोजन की मात्रा कम दिखाता है, और जितना ही आप उसमें पानी मिलाते जाओगे वियोजन की मात्रा उतनी ही क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो वियोजन की मात्रा में सांद्रता के साथ परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ दुर्बल विद्युत अपघटय में। और जबकि प्रबल विद्युत अपघटय तो पहले ही 100% आयनों में टूट रहा था, चाहे विलयन सांद्र है या तनु है, वो तो पहले ही टूट रहा था 100%, तो 100% से ऊपर तो जा ही नहीं सकता वो। तो यहाँ सांद्रता का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता प्रबल विद्युत अपघटय के जलीय विलयन पर, और यहाँ सांद्रता का प्रभाव पड़ता है, यहाँ आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। नंबर 4, ये जो प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं ना, ये विद्युत के प्रबल चालक होते हैं, विद्युत के प्रबल चालक, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि ये 100% आयनों में टूटे होते हैं और मुक्त आयनों की संख्या इनके जलीय विलयन में बहुत ज़्यादा होती है, और जितने ज़्यादा मुक्त आयन होंगे तो वे मुक्त आयन ही तो करंट के कैरियर्स हैं, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करते हैं? मुक्त आयन। और जो प्रबल विद्युत अपघटय है वो 100% आयनों में टूट रहा है, तो इसका मतलब इसमें मुक्त आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और मुक्त आयनों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होगी तो आवेश को प्रवाहित करने वाले इसमें बहुत ज़्यादा हैं, और आवेश को प्रवाहित करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब इसमें आवेश बहुत अच्छा प्रवाहित होगा प्रबल विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में। और आवेश अच्छा प्रवाहित होगा तो इसका मतलब ये विद्युत के प्रबल चालक हैं। जबकि दुर्बल विद्युत अपघटयों की यदि बात करो तो दुर्बल विद्युत अपघटयों में खासियत यह है कि ये बहुत कम मात्रा में आयनों में टूटेंगे, तो मुक्त आयन भी बहुत कम उपलब्ध हो पाएंगे, और जब मुक्त आयन कम उपलब्ध हो पाएंगे तो मुक्त आयन ही तो करंट के कैरियर्स हैं, आवेश को प्रवाहित करने का काम कौन करते हैं? मुक्त आयन। और जब मुक्त आयनों की संख्या ही कम है तो आवेश कम प्रवाहित होगा, इसका मतलब विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, तो मैं वहाँ लिखूँगा विद्युत के दुर्बल चालक। तो यहाँ हम लिखेंगे विद्युत के दुर्बल चालक।
तो ये विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं प्रबल चालक। कौन? प्रबल विद्युत अपघटय। इसीलिए तो इन्हें प्रबल विद्युत अपघटय कहा है, क्योंकि ये विद्युत धारा के प्रबल चालक होते हैं, ठीक है। नंबर 5वां पॉइंट बच्चों के बहुत कम समझ में आता है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना आप, बहुत कम समझ में आता है, ध्यान से समझना। अणु तथा, अभी मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो आप, आयनों के बीच, अणु तथा आयनों के बीच साम्य स्थापित नहीं होता है। अणु तथा आयनों के बीच साम्य स्थापित नहीं होता है। और यहाँ अणु तथा आयनों के बीच, अणु तथा आयनों के बीच साम्य स्थापित होता है। अणु तथा आयनों के बीच साम्य स्थापित होता है। अब ये बात बहुत अजीब लगती है बच्चों को कि सर यहाँ साम्य स्थापित क्यों नहीं होता और यहाँ क्यों होता है। इसका जवाब दूंगा मैं आपको, देखो कैसे। मान लो आपके पास एक प्रबल विद्युत अपघटय है NaCl, तो ये कैसे टूटेगा आयनों में? यह आयनों में ऐसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मान लो मैं इसे ऐसा ही बना दूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन ये। और एक ले लिया मैंने कोई भी दुर्बल विद्युत अपघटय, जैसे मान लो हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया, यहाँ लिखता हूँ HCN। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव में। चलो दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तुलना कर रहे हैं। यह प्रबल विद्युत अपघटय है, इसके अंदर टूटने की आदत ज़्यादा है। प्रबल विद्युत अपघटय है तो तेज़ी से टूटेगा, क्योंकि इसके आयनन की मात्रा भी ज़्यादा है और आयनन का वेग भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये रिएक्शन इस दिशा में ज़्यादा तेज़ी से होती है, इस दिशा में नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कभी भी साम्य स्थापित नहीं होगा। और जब साम्य स्थापित नहीं होगा तो आप इस रिएक्शन को ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जब भी कोई रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, जब भी कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से होती है, जिस रिएक्शन का स्पीड फास्ट होता है, उसमें साम्य अवस्था स्थापित होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको पता कि NaCl मान लो एक प्रबल विद्युत अपघटय है, और प्रबल विद्युत अपघटय है तो इसे बहुत तेज़ी से आयनों में टूटने की आदत है, और 100% आयनों में टूटने की आदत है। तो इसे तो आदत टूटने की है, इसके आयनों को जुड़ के फिर दोबारा से NaCl बनाने की आदत थोड़ा ही है। इसलिए इसमें साम्य अवस्था कभी भी स्थापित नहीं होती है। जब भी किसी प्रबल विद्युत अपघटय को या तो आप पानी में घोलते हो और या फिर आप उसे गर्म करके गला देते हो, यानी वो गलित अवस्था में होता है। तो प्रबल विद्युत अपघटय की आदत तो तेजी से आयनों में टूटने की है, तो साम्य अवस्था कहाँ स्थापित हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के चलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जबकि HCN यदि एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये क्या होगा? ये धीरे धीरे आयनों में टूटता है और कम मात्रा में टूटता है। तो इसकी तेज़ी से टूटने की आदत नहीं है आयनों में, और ना ही ज़्यादा मात्रा में टूटने की आदत है। तो ये वाला रिएक्शन स्लो है, और जो स्लो रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन ही दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है। ये बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना। जो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है ना, वो एक डायरेक्शन में ही चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने के चांस उसके बहुत कम होंगे। और जब रिएक्शन एक डायरेक्शन में तेज़ी से चल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने के चांस कम हैं, तो वो एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और यदि वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो साम्य अवस्था कहाँ प्राप्त हो जाएगी? उसमें तो साम्य अवस्था प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और जो रिएक्शन स्लो स्पीड से प्रोसीड कर रहा है और कम परसेंटेज में आयनों में टूट रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्लो स्पीड से चलेगा ना, तो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने की टेंडेंसी होगी। और यदि इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करने की टेंडेंसी है, तो इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं
उनमें सब में साम्य अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना है, फास्ट रिएक्शन है इसलिए रिवर्सेबल नहीं है और साम्य अवस्था नहीं मिलेगी। स्लो रिएक्शन है इसलिए रिवर्सेबल है और साम्य अवस्था आपको मिल जाएगी। अणु और आयनों के बीच, अणु और आयनों के बीच, यहाँ लिखा हुआ है ना अणु तथा आयनों के बीच, ये तो अणु है नमक का और ये नमक के आयन है। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो, फिर अगली बात करेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघटय के हमने पढ़े हैं कितने पॉइंट, कितने अंतर पढ़ लिए दोनों में? 5 पढ़ लिए। और ये अंतर बहुत हैं, मोर देन सफिशिएंट, ज़रूरत से ज़्यादा हैं कुछ। और ये अपने आप में 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ये जो प्रबल विद्युत अपघटय है ना, इनकी पहचान कैसे करोगे? भाई हम हर बार लैब में तो जाएंगे नहीं कि हम लैब में चले गए और लैब में जाके हमने आयनन की मात्रा और आयनन का वेग चेक करा किसी भी विद्युत अपघटय को पानी में घोलने के बाद। तो इतना तो काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास कोई ना कोई ट्रिक तो होना चाहिए, ऐसा ट्रिक जिससे हमें पता चल जाए कि कौन प्रबल विद्युत अपघटय है और कौन दुर्बल विद्युत अपघटय है। तो उसके उदाहरण से स्पष्ट कर रहा मैं, देखो उदाहरण से आप एकदम समझ जाओगे और फिर कभी कोई गलती नहीं करने के पहचानने में कि कौन प्रबल विद्युत अपघटय है, कौन दुर्बल विद्युत अपघटय है। ठीक है, तो एक हेडिंग लिख लो आप इसी तरीके से। इसके नीचे ही मेरा तो ये बोर्ड भर गया था। हेडिंग लिखते हैं उदाहरण। प्रबल विद्युत अपघटय के उदाहरण तो हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। और दुर्बल विद्युत अपघटय के उदाहरण हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघटय के उदाहरण। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना बस आप। प्रबल विद्युत अपघटय में आपको 3 कैटेगरी ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखने हैं प्रबल अम्ल। जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं, ये प्रबल अम्ल सारे प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, जितने भी प्रबल अम्ल हैं वे सभी प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। इस चीज़ को दिमाग में घुसा लो। यदि कहीं आपको प्रबल अम्ल दिखाई देता है तो वो प्रबल विद्युत अपघटय होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रबल अम्ल है तो वो बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन हमें देता होगा। और वो बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयन क्यों देता होगा? जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटता होगा और बहुत तेज़ी से टूटता होगा। और जो विद्युत अपघटय बहुत ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटता है और बहुत तेज़ी से आयनों में टूटता है, यानी जिसके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग अधिक होता है, उसे ही तो हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। ठीक है, तो जितने भी प्रबल अम्ल हैं वे सभी प्रबल विद्युत अपघटय हैं। इसी तरीके से दूसरा, जितने भी प्रबल क्षार हैं, जितने भी प्रबल क्षार होते हैं वे भी सब प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। जैसे प्रबल क्षार में नाम सुना होगा आपने NaOH का और KOH का भी नाम सुना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रबल क्षार हैं। तो जितने भी प्रबल क्षार होते हैं वे भी सब प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। क्योंकि ये प्रबल क्षार हैं तो इसका मतलब इनके जलीय विलयन से हमें बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन प्राप्त होंगे। और यदि बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि इनके आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत ज़्यादा है। यानी पानी में घुल के बहुत तेज़ी से आयनों में टूटते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आयनों में टूटते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देंगे, और ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देंगे जभी तो हम कह रहे हैं प्रबल क्षार हैं। और ज़्यादा टूट रहे हैं जभी तो हम कह रहे हैं कि जितने भी प्रबल क्षार हैं वे सभी प्रबल विद्युत अपघटय हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 पर। ये एग्जाम्पल ही बता रहे हैं हम। सभी लवण, सभी लवण देखो, जैसे अम्ल में प्रबल और दुर्बल होते हैं ना, क्षार में भी प्रबल और दुर्बल होते हैं। लवण में प्रबल और दुर्बल का कोई चक्कर नहीं है। लवण तो सारे ही प्रबल विद्युत अपघटय हैं। जैसे एक आपका जाना माना लवण है NaCl, NaCl। एक है Na2, बहुत सारे हैं, बस 2 लिख लो आप यहाँ, NaCl और Na2CO3। ठीक है, NaCl का भाई KCl भी है, Na2CO3 का भाई K2CO3 भी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रबल विद्युत अपघटय हैं इनके 3 कैटेगरी हैं। एक तो प्रबल अम्ल जितने भी हैं वे सभी प्रबल विद्युत अपघटय हैं, प्रबल क्षार भी सभी प्रबल विद्युत अपघटय हैं, और सभी लवण प्रबल विद्युत अपघटय हैं। ठीक है, अब यहाँ दुर्बल विद्युत अपघटय में पहली कैटेगरी तो आती है दुर्बल अम्ल की। लिखो आप, दुर्बल अम्ल, पहली कैटेगरी आती है दुर्बल अम्ल की। ठीक है, जितने भी दुर्बल अम्ल हैं वे सभी दुर्बल विद्युत अपघटय हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको हाइड्रोजन साइनाइड, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, जैसे H2, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है ना, जैसे यहाँ लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है जिसे आप सिरका कहते हो, ये भी तो एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है दुर्बल क्षार की। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार में आपको ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रख लेना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और एक याद रख लेना आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा भी बहुत सारे दुर्बल क्षार हैं, होल थ्राइस होता है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये यदि आपको ये उदाहरण याद है ना तो आपको पहचानने में कोई भी गलती नहीं होगी। भाई जितने भी प्रबल अम्ल हैं या प्रबल क्षार हैं या लवण हैं वे तो सब प्रबल विद्युत अपघटय होंगे, और जितने भी दुर्बल अम्ल हैं या दुर्बल क्षार हैं वे सब दुर्बल विद्युत अपघटय होंगे। क्लियर बात? जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले स्टेप पे मूव कर रहे हैं हम। पोज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो आपको क्या पता चला अब तक? अब तक तो आपको ये पता चला कि विद्युत अपघटय वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं या जो गलित अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं। दूसरी परिभाषा आपको पता चली कि विद्युत अपघटय वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन या जो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर आपको पता चला कि ये जो विद्युत अपघटय हैं ये विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जलीय विलयन में या इनकी गलित अवस्था में मुक्त आयन पाए जाते हैं, और ये मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। आपको ये बात भी पता चली कि यदि कोई विद्युत अपघटय ठोस अवस्था में है तो वो विद्युत का कुचालक होगा, और यदि वो गलित अवस्था में है या विलयन अवस्था में है तो वो विद्युत का सुचालक होगा। पता चल गया ना? फिर आपको पता चला कि विद्युत अपघटय ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयन तो होते हैं पर वे बंधित आयन होते हैं, बॉन्डेड आयन, मुक्त आयन नहीं होते। ठीक है, जबकि गलित अवस्था में और विलयन अवस्था में वे सुचालक इसलिए होते हैं विद्युत के क्योंकि उनमें पाए जाते हैं मुक्त आयन। फिर आपको पता चला कि विद्युत अपघटय 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय। प्रबल विद्युत अपघटय उन्हें कहते हैं जिनमें आयनन की मात्रा और आयनन का वेग अधिक होता है, बहुत ज़्यादा, और दुर्बल विद्युत अपघटय उन्हें कहते हैं जिनके लिए आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत कम होता है। फिर आपको पता चला कि प्रबल विद्युत अपघटय की 3 कैटेगरी हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण। ये सब प्रबल विद्युत अपघटय होंगे। और दुर्बल विद्युत अपघटय की 2 कैटेगरी हैं, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल। ये सब दुर्बल विद्युत अपघटय होंगे। दुर्बल विद्युत अपघटय में लवण का कोई जिक्र हमें नहीं करना है। ठीक है, अगले स्टेप पर मूव करते हैं। चलो एक हेडिंग लिखो, विद्युत अन अपघटय। विद्युत अन अपघटय हेडिंग लिख लो आप, विद्युत अन अपघटय। या आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अन अपघटय हेडिंग लिख लो आप, विद्युत अन अपघटय या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नाम से ही पता चल गया होगा अब तो आपको। जब आपको पता है कि जो पदार्थ पानी में घुलकर या गलित अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं उन्हें तो हम कहते हैं विद्युत अपघटय, और जो पानी में घुलकर या गलित अवस्था में आयनों में नहीं टूटते उन्हें हम कहेंगे विद्युत अन अपघटय। या फिर आप ज़्यादा
बढ़िया बताना है तो ऐसे कह सकते हो कि जिनके जलीय विलयन या जो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत अनपघटय। तो यहाँ लिखो, पहली परिभाषा लिखते हैं, ये गलित अवस्था में, ये गलित अवस्था में, ये गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में, या विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में आयनों में, आयनों में नहीं टूटते हैं, आयनों में नहीं टूटते हैं। एक तो परिभाषा आप ये लिख सकते हो, आयनों में नहीं टूटते हैं, ठीक है। या फिर आप एक परिभाषा लिख सकते हो, ये का मतलब तो समझ रहे, विद्युत अनपघटय। ये गलित अवस्था में, ये गलित अवस्था में, ये गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में, गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में, गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं बताओ, विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी परिभाषा दे सकते हो आप, विद्युत के कुचालक होते हैं। अच्छा, एक बात और जोड़ दो इसमें, विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें, बताओ क्या लिखूँगा मैं, इनमें मुक्त आयन, क्योंकि इनमें मुक्त आयन, क्योंकि इनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं, मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। यदि इनमें मुक्त आयन पाए जाते तो ये विद्युत के सुचालक होते, पर इनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लो, अच्छा, अर्थात क्या, ये तो हमने लिख लिया, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, लिख लिया ना, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ठोस अवस्था में भी कुचालक होंगे, विलयन अवस्था में भी कुचालक हों, ठीक है। उदाहरण लिख लो आप इनके, एक तो लिखो आप शर्करा यानी चीनी, यानी शक्कर, यानी शुगर। चीनी कभी भी आयनों में नहीं टूटती है पानी में घुलने के बाद, और चीनी को गर्म कर दोगे तब भी वो आयनों में नहीं टूटेगी। एक लिख लो आप ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी आयनों में नहीं टूटता है, शुगर भी नहीं टूटती है, ग्लूकोज भी, और यूरिया भी। ये एग्जाम्पल लिख लो आप। ये तीनों रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं, चाहे तो आप इन्हें जल में घोल लो और चाहे तो आप इन्हें गला लो, कुछ भी करने पे आपको मुक्त आयन नहीं मिलेंगे। और यदि मुक्त आयन आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये विद्युत के क्या हैं, कुचालक, ठीक है। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया, एक हेडिंग लिखो, नोट, नोट। यदि कोई आपसे पूछता है ना कि विद्युत अपघटय आपके पास है, आपके पास है विद्युत अपघटय, ठीक है, और विद्युत अपघटय गलित अवस्था में है, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में है या विलयन अवस्था में है, विलयन अवस्था में। देखो क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो, मैंने लिखा कि विद्युत अपघटय गलित अवस्था या विलयन अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं बताइयो, सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, होते हैं या नहीं, होते हैं, ये भी मिटा दिया यहाँ से, होते हैं क्योंकि इनमें
क्या पाए जाते हैं बताओ, सुचालक क्यों होते हैं भाई। विद्युत अपघटय सबसे पहले पढ़े थे ना, विद्युत अपघटय गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त आयन होते हैं। ऐसे लिख दूं, क्योंकि इनमें मुक्त आयन होते हैं। जबकि अब एक नई बात है, ध्यान से सुन लेना, जबकि धातुएं, भाई यदि आप धातुओं की बात करो जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, जबकि धातुएं भी तो विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों होती हैं बताओ, विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि, कारण बताओ भाई। आपको पता चल गया विद्युत अपघटय तो विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं बताओ, उनमें मुक्त, वहाँ तो मुक्त आयन थे, यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिजिक्स में भी पूछा जाता है। फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, तो आप कहोगे धातुएं विद्युत की सुचालक इसलिए हैं क्योंकि धातुओं में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और विद्युत अपघटकों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक इसलिए हैं क्योंकि विद्युत अपघटकों के जलीय विलयन या गलित अवस्था में होते हैं मुक्त आयन। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, पोज करके लिखो बेटे, जल्दी से लिख लिया, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा विद्युत अपघटय। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था विद्युत अपघटय, उसमें बताया था कि वे पदार्थ जो या तो पानी में घुलने पर आयनों में टूटते हैं या फिर गलाने पर आयनों में टूटते हैं, या वो पदार्थ जिनके या तो जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं या फिर जो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और फिर बताया कि विद्युत अपघटय गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें पाए जाते हैं मुक्त आयन, और वे मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। फिर आपको बताया कि विद्युत अपघटय होते हैं दो प्रकार के, एक तो प्रबल, एक तो दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघटय वे हैं जिनमें आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत ज़्यादा होगा, और दुर्बल विद्युत अपघटय वे हैं जिनमें आयनन की मात्रा और आयनन का वेग बहुत कम होगा। ठीक है, उनमें अंतर बताया। फिर आपको बताया कि प्रबल विद्युत अपघटय की 3 कैटेगरी हैं। जितने भी प्रबल अम्ल हैं वे सब प्रबल विद्युत अपघटय हैं, जितने भी प्रबल क्षार हैं वे सब प्रबल विद्युत अपघटय हैं, जितने भी सब लवण हैं वे सब प्रबल विद्युत अपघटय हैं, क्योंकि लवण में तो प्रबल दुर्बल होता नहीं है। आपको बताया कि दुर्बल विद्युत अपघटय की 2 कैटेगरी हैं, एक तो दुर्बल अम्ल और एक तो दुर्बल क्षार। फिर आपको बताया कि विद्युत अनअपघटय क्या है। विद्युत अनअपघटय वो रासायनिक पदार्थ है जो पानी में घुलकर आयनों में नहीं टूटता या गलाने पर आयनों में नहीं टूटता, या फिर जिसका जलीय विलयन या जो पिघली हुई अवस्था में गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको बताया कि विद्युत अपघटय विद्युत का सुचालक इसलिए है क्योंकि उसमें मुक्त आयन है, और धातुएं विद्युत की सुचालक इसलिए हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है, उसमें टाइम मिलता है, टाइम लगता है मिलने में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।